हाय डियर, आई एम स्वागत है आपका सीएमआई स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, यह मेरा तीसरा यूनिट स्टार्ट हो चुका है। मैं फर्स्ट ऑफ सबसे पहले मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड एप्लीकेशन पढ़ा चुके हैं, जिसमें लगभग 18-15 वीडियो उपलब्ध है, जो सीएमए 10 क्लास मैथ के प्ले लिस्ट में नाम पर वीडियो उपलब्ध है। उसके बाद मैंने पॉलिनोमियल भी ख़त्म कर दिया। अब मैं आज ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है, युग्म के बारे में पढ़ाएंगे आज हम। तो क्या हो जाएगा। और माय डियर, समझे कि अभी भी कोरोना काल है, लॉकडाउन है, सभी स्कूल प्राइवेट एंड सरकारी सभी कोचिंग संस्थान सब कुछ बंद है। माय डियर्स, आप जो भी इस वीडियो को देखते हैं पाते हैं, जरूर इसे देखिए, फुल वीडियो देखने की कोशिश कीजिए। मैं 7 साल आपको ऑफलाइन क्लास में पढ़ाने के मेरे पास अनुभव है। आपको जरा से भी बिगड़ने, गलती होने, आपको नुकसान होने नहीं दूंगा। प्लीज़ आप इसको देखें और अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में इसको शेयर कीजिए। अपनी कोचिंग के, अपने स्कूल के, टोला मोहल्ला के साथियों को भी जरूर इस तक पहुंचाइए। नया चैनल है, ठीक है, बिल्कुल नया चैनल है, और लेकिन ऑनलाइन ऑफलाइन में साथ साथ अनुभव भी पुराने जरूर हैं, लेकिन ऑनलाइन में नया है। यही कारण है कि अभी मेरे पास लाइव स्ट्रीम उपलब्ध नहीं। प्लीज़ आप बस सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि बहुत जल्दी मैं लाइव स्ट्रीम को पा सकूं। और फिर जैसे आप किसी कोचिंग में पढ़ते थे, मैं भी जैसे किसी कोचिंग में पढ़ाता हूँ, चाहे भी मेरा भी बंद है, तो फिर उसी ढंग से आपको भी पढ़ाते रहेंगे और फिर उसी अंदाज से पढ़ेंगे। सारे नोट्स टेलीग्राम CMS डिफाइन टेलीग्राम चैनल में बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध होगा। इसलिए डियर्स, आप इसमें जरा भी हिचकिचाहट ना करें। हालांकि इसमें थोड़ी नया नया है, इसमें थोड़ा अंतर आपको महसूस जरूर होंगे, लेकिन प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलता हूँ आज के इस वीडियो में। आज का जो मेरा टॉपिक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। माय डियर्स, आपने अब तक पढ़ा था या आप 8th क्लास में पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, है ना। मैं इसमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इसका नाम पढ़ा था आपने। लेकिन हमने यहाँ पर बहुपद के बारे में क्या पढ़ा, ax² bx + c। जब इसको ऐसा रख दे तो बहुपद कहलाता है, लेकिन जब यहाँ पर हम शून्य लगा देते तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, द्विघात समीकरण कहलाता। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, द्विघात बहुपद पढ़े चैप्टर नंबर 1 और 2 में, जिसके शून्यंकों का योग, गुणनफल, त्रिघाती बहुपद, उसके बाद चतुर्घाती बहुपद, सब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये सब पढ़ लिया आपने। अब पढ़ते हैं x + b = 0, जो आपको इस लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल्स, जो आपने 8th क्लास चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा है ना। लेकिन आज हम पढ़ने आए हैं ax + by + c = 0, यानी कि इसमें टू वेरिएबल्स देख रहे हैं ना, टू वेरिएबल्स क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। आपने 9th क्लास में पढ़ा था होगा, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे। रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, तो किसमें, जिसमें एक पावर होता था, जैसे ax + 3 बराबर क्या हो गया था, ये क्या था आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अगर यहाँ पर 2 मान लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर अगर 3x² + 4x + 5 दे रहे, तो इसका नाम क्या हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर अगर 4x³ दे रहे, यहाँ पर x² ही देके छोड़ दें, या -7 दे रहे तो भी चलेगा, तो इसका नाम क्या हो गया, त्रिघाती बहुपद। अब मेरा चलता है कि इसमें हम पढ़ेंगे कि इसमें वेरिएबल कौन है, एक्स वाई को वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल बदलने वाला, चार बदलने योग, ठीक है, चेंजेबल। तो जिसका मान, जिस किसी क्वेश्चन में जिसकी चर्चा होगी, वहां पर x का मान उतना ही होगा, y का मान इतना होगा। ये कोई जरूरी नहीं कि x का मान 3 हो, तीसरी में 3 होगा, अगले क्वेश्चन में बदल जा सकता है, दूसरी इक्वेशन में बदल जा सकता है। इसी कारण, इसलिए इसका नाम वेरिएबल, बदलने वाला। लेकिन इसमें जो 3 है, इसमें जो 5 है, इसमें जो 7 है, नेवर चेंजेबल, ये कभी बदलने वाला नहीं। आप पढ़िए, आप जहाँ पर पढ़िए, जो पढ़िए, जैसे पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, बांग्ला में पढ़िए, फारसी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, उर्दू में पढ़िए, जहाँ पर पढ़िए, ये 3 ही होगा। आज पढ़िए, कल पढ़िए, जहाँ पढ़िए। लेकिन एक्स के मान प्रत्येक क्वेश्चन में चेंज हो सकता है या होता है। हाँ, नहीं भी चेंज होती, इसका ठिकाना नहीं रखा कि प्रत्येक क्वेश्चन में अलग होना ही पड़ेगा, ऐसी जरूरत नहीं है। यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर 3 होगा, इसमें भी 3 हो जाए तो कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आज मैं पढ़ रहा हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें देखेंगे कि इसमें कौन हो गया, जिसे मैंने लिखा, जहां पर a और b, जहां a and b not equal to 0,
यहाँ पर ए और बी का मान क्या है, शून्य नहीं चलेगा। ए और बी का मान शून्य नहीं चलेगा, बाकी सब कुछ चलेगा, माइनस में चलेगा, बटे में चलेगा, पूर्णांक में चलेगा, रूट में चलेगा, जो कहिए सब चलेगा, बट चलेगा नहीं सिर्फ जीरो। उसके बाद सी यहाँ पर वेरिएबल है, रहे तो भी ठीक है, नहीं रही तो भी ठीक है, प्लस में जाए तो भी ठीक है, माइनस में भी जाए तो भी ठीक है, उस पर कोई इफेक्ट हमको पड़ने वाला नहीं है। अब इतनी ही तो बात इसमें हो गया। अब इसमें क्या होगा, लेकिन इसमें एक इक्वेशन से हम इसका सॉल्व सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, हमको लगेगा कम से कम दो इक्वेशन। दो इक्वेशन मतलब क्या, जैसे कि अगर यही तो मान लेते हैं, अगर इसी को अगर मान ले a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y प्लस c2 बराबर 0, इसका नाम समीकरण 1, इसका नाम समीकरण 2 होगा, जहां पर ये दोनों इक्वेशन में x का मान y का मान सेम रहेगा। यदि 2 इसमें भी तो 2 इसमें भी, यदि 3 ये y का मान समीकरण 1 में 3 हो तो इसमें भी 3 होगा। दोनों का मान अगर संतुष्ट करेगा तभी मेरा क्वेश्चन सही होता है, अन्यथा सही नहीं होता है। अब यहाँ पर a1 a2 b1 b2 का मान कुछ भी चलेगा, जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया, बट सिर्फ जीरो नहीं चलेगा, क्योंकि जीरो करने से कोएफिशिएंट जब जीरो है तो उसको गुना करके टोटल का मान जीरो करा देगा। जब जीरो करा देगा तो फिर मेरे बैलेंस कुछ नहीं बचेगा, इससे क्या हो जाएगा, इसका मान ही आपको खत्म हो जाएगा। इस प्रकार से हम ऐसा आपको यहाँ पर मैंने दो समीकरण को बता दिए। अब इस समीकरण में क्या होगा, आपने 9th क्लास चैप्टर नंबर 4 में क्या पढ़ा था, 2 4 वाले रैखिक समीकरण, बट वो एक 2 4 तो था लेकिन उसमें एक ही समीकरण था। आज यहाँ पर क्या होगा, 2 समीकरण आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन में 2 समीकरण आएंगे, जिस तरह से यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 है। आपने 9th क्लास में ग्राफ खींचना भी सीखा होगा, बिल्कुल, मैं तो बड़ी अच्छी भली भांति सिखा देता हूँ, ठीक है, आप भी जरूर सीखे होंगे, आपको भी जरूर आता ही होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, चैप्टर नंबर 1 10 क्लास एनसीईआरटी बुक अब जब खोल के देखेंगे तो 3.1 में सबसे पहले आपको क्या ग्राफ विधि सॉल्व करना होता है। तो ग्राफ विधि सॉल्व करना होता है, आपने 10 क्लास चैप्टर नंबर 2 में 2.1 में भी तो देखे थे, शून्यांक कितने हैं, तो x को जितनी बार काटता है उसको उतना शून्यांक कहलाता है, एक बार कटेगा तो एक शून्यांक कहलाता है, 2 बार कटेगा 2 शून्यांक कहलाता है, 3 बार कटेगा 3 शून्यांक कहलाता है। हमने बोला था जितनी पावर उतनी शून्यांक, इसमें 1 पावर है तो इसमें 1 शून्यांक होगा, इसमें 2 पावर है 2 शून्यांक होगा, इसमें पावर 3 है तो 3 शून्यांक होगा, अगर पावर 4 हो जाए तो उसमें 4 शून्यांक भी होगा, है ना, उसमें 4 शून्यांक भी होगा। तो इसमें क्या हो गया, इसमें इतने डिफरेंस रह के शून्यांक भी आपको आएंगे। तो अब क्या करेंगे कि इसमें ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए क्या है, बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, क्या अपनी क्लास में मैं बिल्कुल बोलता हूँ, बड़े आसान सवाल है और लोग जानते भी हैं, क्या कि ऐसा मान रखेंगे जो बोल देते हैं सीधा सीधी, कॉपी में कटे और ग्राफ में अटे। ग्राफ में आपको उसको मान रखेंगे, चाहे कुछ भी मान रखेंगे, और फिर क्या हो गया, आप इसे बस देख सकते हैं, उतार लीजिए उतार भी सकते हैं, वैसे इसका परिभाषा भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, अब मैं चलता हूँ ग्राफ की ओर। ग्राफ की ओर जब पहुँचेंगे तो अब देखेंगे, आप एनसीईआरटी बुक आप निकाल लेंगे, उससे पहले मैं अपने एक छोटा सा एग्जांपल पेश करता हूं, उस एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे और फिर उसको मैं ग्राफ खींच कर आपको बताऊंगा। तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेता हूं, मान लेता हूं कि 2x प्लस y और ये दो मैं इक्वेशन मानता हूँ, ठीक है, इसको ग्राफ खींचना है, इसको ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचेंगे, तो ग्राफ खींचने के लिए सारी बातें, सारी जानकारी, सारे सिस्टम, सारे रूल्स आपको 9th क्लास में ही जो आप जानते थे वही चलेगा। क्या क्या पर हमने क्या बोला कि सबसे पहले एक समीकरण ले लेंगे, चूज करेंगे समीकरण 1 से या 2 से, तो जिससे भी लेंगे। यहाँ पर जब कोई रिफ्लेक्टेड बात नहीं है, इससे पहले कुछ इसमें बेसिक बात है, ठीक है, ग्राफ के संबंध में। तो ग्राफ के संबंध में है, जब पहले ग्राफ खींच लेता हूं तब फिर उसके बाद उसका रिजल्ट बताऊंगा जब क्वेश्चन पर आएंगे हम। तो चलते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से लेता हूं। तो समीकरण 1 में जब जाएंगे तो समीकरण 1 को उतार लेंगे, फिर यहाँ पर 7 रख देंगे, फिर बाएं तरफ y रखेंगे, उसको उधर चले जाने देंगे तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, और इस चीज को क्या हो जाएगा, ये मेरा समीकरण हो गया। इस समीकरण में x के लिए दुनिया के सारे मान वैल्यू है, सारे मान, दुनिया के सारे मान सही है, बट यहाँ पर बोल क्या देते हैं, क्योंकि मान तो सब कुछ सही है, लेकिन कभी कभी ये हो सकता है कि यहाँ पर कट सकता है कि नहीं, कभी कभी यह हो सकता है कि जो ग्राफ इसमें अटेगा कि नहीं।
कभी कभी ये हो सकता है कि उस मान को हम ग्राफ में दर्शा पाएंगे कि नहीं, इसलिए हम अपनी क्लास में बिल्कुल ही चर्चे थे और सभी बच्चे मेरे जानते हैं कि मैं यहाँ पर x का मान सारे मान रख सकते हैं, बट मान रखना वही रहेंगे जो कॉपी में कटे और ग्राफ में हटे, यानी कि यहाँ पर हमको हिसाब करने में सुविधा हो और जाके वहाँ पर गणित में भी आ जाए, ये भी बात आ जाएंगी। तो चलता हूँ यहाँ पर x का मान लेंगे, उससे पहले एक हम मान सारणी बना देते हैं। एक तो क्या कर देते हैं, मान सारणी बना देते हैं। मान सारणी बना देते हैं, देखिए यहाँ पर मान सारणी बना देते हैं और इट हो गया x, इट हो गया y, इसमें मान रखेंगे। तो देखिए तो क्या क्या मान रखेंगे, यहाँ पर मेरे पास स्पेस का भी थोड़ा अभाव है, तो यहाँ पर लिख देंगे। देखिए जब एक बार मैं रख देता हूँ, जब x बराबर 0 तो y का मान कितना हो जाएगा, 7 घटा 2 इंटू 0 बराबर 7 माइनस 0 बराबर 7, यानी x का मान 0 रखने पर y का मान 7 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार जब y का मान 2 रखेंगे, जब x का मान 2 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 7 2 इंटू 2 बराबर 7 माइनस 4 बराबर 3। ठीक है, यानी x का मान 2 रखने पर y का मान 3 आ गया। फिर से तीसरा मान ले लीजिए, जब x बराबर इधर कितना रख लेंगे, x का मान 3 रख लीजिए, x का मान 3 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 7 माइनस 2 इंटू 3 बराबर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 6 बराबर 1। तो यहाँ पर 3 रखने पर इसका मान y आ गया। ध्यान दें यही बात कि यहाँ पर मेरा कोई भी मान चल रहा है, यहाँ पर 2 गुने x है, x के मान का 2 गुना है तो 2 गुना करेंगे, इसलिए 0 होने पर भी 2 से गुना किए, फिर 2 रहने पर भी गुना किए, 3 रहने पर भी गुना किए। ठीक है, लेकिन उससे पहले 2 है उसका मान कर दिए। इसी प्रकार समीकरण दूसरा भी लेंगे, इसी प्रकार दूसरा भी समीकरण लेंगे। तो दूसरा समीकरण कौन है, चूंकि हमको ग्राफ भी खींचना है, चलिए यहाँ पर समीकरण 2 लिख लेता हूँ। समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 यहाँ पर उतार दीजिए, समीकरण 2 उतार दीजिए और यहाँ पर 3y रहने दीजिए, इधर चला गया 11 माइनस एक्स हो गया, इसलिए y का मान क्या कर देंगे, 11 माइनस एक्स बाई 3। फिर इसमें सारे मान इसमें हम रखेंगे, x का मान रखेंगे, ऐसा मान रखेंगे जो 11 में घटकर घटा अंतर फल में 3 से भाग देने के बाद उतना पूछ जाए। तो क्या रखेंगे, सबसे पहले देखिए, जब x बराबर -1 रख देता हूँ, जब x बराबर -1, जब x का मान -1 रख दिए तो क्या हो जाएगा, का मान 11 माइनस 1 बटे 3, तो क्या हो गया, 11 माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस 1 बटे 3 बराबर 12 बटे 3 बराबर कट गया 4 हो गया। और सॉरी मान सारणी बनाया ही नहीं, कोई बात नहीं, यहाँ पर लिख देता हूँ, कोई इसका लिखा हुआ नहीं, यहीं पर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर x, यहाँ पर x का मान कितना रख दिए, -1 रखे तो y का मान कितना आ गया, 4 आ गया। इसके बाद इस बार रखेंगे x का मान 2, x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 11 माइनस 2 बटे 3 बराबर 9 बटे 3 कट के कितना हो गया, 3। x का मान 2 रखने पर तो 3 आ गया। उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद हो गया यहाँ पर इस बार अगला मान लेंगे, इसके बाद लेंगे, इस बार लेंगे, इस बार 5 रखेंगे, y का मान कितना रखेगा, x का मान रखिए 5, तो y का मान कितना आ जाएगा, 11 माइनस 5 बटे 3 6 बटे 3 बराबर 2, तो कितना हो गया, 2 निकल गया, हो गया। अब इसमें क्या है, यहाँ पर 2 बात। नंबर 1, इस मान लेने में एक तो बात ध्यान रखेंगे, जैसे एक बार 0 पाए चाहे तो हम इसमें भी 0 पुरा सकते थे, अच्छा रहेगा। नंबर 2, ये 2 मान लेने से भी सही हो जाएगा, और बहुत सारी टीचर्स, बहुत सारी किताबें इस बात को लिखते हैं, लेकिन अब याद होना चाहिए, जब हम अपनी पहला क्वेश्चन बना देते हैं, चाहे जब समझाने के तौर पर हम यहाँ पर 10 मान भी ले लेते हैं, क्यों, कि ताकि बच्चों की इस बात को समझने में तकलीफ ना हो कि क्या 2 ही चुनेना पड़ेगा, 3 चुनेगा, किससे ज़्यादा भी होगा, क्योंकि आगे चल के मैं तुरंत बताने वाला हूँ क्या कि 2 4 वाले जिसमें आपको संपत्ति, जो संपत्ति होता है आश्रित होता है, उसका अपरिमित रूप से अनेक हल होता है। जब अनेक हल होता है, यही x का मान y का मान ही इसका हल कहलाता है। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, किसके 0 लेंगे तो अच्छा होगा। नंबर 3,
इसमें ग्राफिक विधि से जब हल कहेंगे, मैं सिर्फ आपको ग्राफ सिखा रहा हूँ, बल्कि क्या है मैं ये बोल रहा हूँ, आगे चल के मैं सूत्र बताऊंगा तब फिर आपको बात स्पष्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखेंगे कि कभी कभी दोनों मान मैच करता होगा, यानी कि इसका जब हम ग्राफ खींचेंगे तो 2 और 3 में निश्चित तौर पर कटेगा, और जो निश्चित तौर पर कटेगा वही मेरा आंसर कहलाएगा। चलता हूँ यहाँ पर ग्राफ के पास, ठीक है। ग्राफ के पास जब चलेंगे हम तो यहाँ पर इस तरह से ग्राफ खींचेंगे, ठीक है। ग्राफ खींचेंगे और आपको तो ग्राफ कॉपी में खींचना पड़ेगा, ठीक है। माय डियर, इस तरह से क्वेश्चन पढ़ने के लिए आपको हमेशा किताब लेके आना पड़ेगा। हालांकि अभी तो ये जो क्वेश्चन में मौखिक चला रहा हूँ, ठीक है, मौखिक चला रहा हूँ। यहाँ पर 0 होंगे मूल बिंदु, उसके बाद 1 होगा, इसके बाद 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। आप अगर विदाउट कॉपी में ले तो इसकी रेशियो देखिएगा कि बराबर होना चाहिए, ठीक है। बराबर रहेंगे तभी होगा, अन्यथा नहीं होने वाला है। इधर भी 1 ले लेता हूँ, 2, ठीक है। आपकी ग्राफ कॉपी देखिए, तो ग्राफ कॉपी में बिल्कुल पतली पतली लकीरें होती है ना, तो उसमें भी पतली पतली लकीर होती है। इस लकीर को आप 1 मानिएगा, इस लकीर को आप 1 मानिएगा। लकीर बिल्कुल सीधा कीजिएगा, स्केल सीधा पकड़ के खींचिएगा, स्केल को सीधा पकड़ के खींचिएगा। उसके बाद तब क्या हो जाएगा कि तब इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें से मोटा लकीर लेके आप खींच लीजिए। दूसरी ओर एक यहाँ पर एक और बात बताते हैं, बिल्कुल अपने ऑफलाइन क्लास में बच्चों को हम बताते ही हैं। ये जो ग्राफ तो हम खींचेंगे तो इसका 4 पार्ट होता है। हमें इसे बात बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि आप सीखे होंगे, जानते होंगे, चाहे ग्राफ में जानते हैं, ये तो इसके लिए यहाँ पर अच्छी ढेरी बहुत सारी बातें बताई जाती है, ठीक है। जैसे कि एक किधर जाएगा, इसका नाम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इसका नाम नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसका नाम पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसका नाम नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसका नाम फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसका नाम सेकंड क्वाड्रेंट, इसका नाम थर्ड क्वाड्रेंट, इसका नाम फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। क्वाड्रेंट ज्योमेट्री में हालांकि एक बार बोलेंगे, इसका नाम प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इसका चिन्ह होता है प्लस, इसका चिन्ह होता है प्लस प्लस, ठीक है। इसका चिन्ह होता है माइनस प्लस, इसका चिन्ह होता है माइनस माइनस, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद इट हो जाता है आपको प्लस माइनस, ठीक है। तो मैं यहाँ तक आता नहीं हूँ क्योंकि आप जानते ही होंगे, कोई बात नहीं। तब क्या हो गया, उसके बाद एक्स के मान को कोटि बोलते हैं, वाई के मान को भुज बोलते हैं। एक्स अक्ष देखिए, यहाँ पर भुज और कोटि में थोड़ा लफड़ा हो जाता है, बच्चे समझ में दिक्कत कर जाते हैं। हालांकि मैं बोलूंगा चैप्टर नंबर कोऑर्डिनेट जेटी जब पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से इसको बता देंगे कि भुज और कोटि में क्या होता है। अक्सर यहाँ पर गलती कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला मान होगा एक्स, दूसरा मान होगा वाई। 9th क्लास की क्या बातों को याद कीजिए, उस तरह से बात होती है। इसमें से ईठो मान अगर एक्स का मान 3 है तो एक्स का मान इधर खोजेंगे, अगर एक्स का मान प्लस वाई है, वाई का मान अगर प्लस 4 है तो वाई का मान इधर खोजेंगे, एक्स का मान -3 है तो इसमें खोजेंगे, सॉरी वाई का मान -3 है तो इसमें खोजेंगे, और एक्स का मान -3 तो इसमें खोजेंगे, ठीक है। उसके बाद उसके लकीर को, अब ग्राफ कॉपी भी देखिए, ग्राफ कॉपी बिल्कुल निकालिए भी, ठीक है। ग्राफ कॉपी देखिए कि मोटी मोटी लकीर को आप 1 मानिएगा, जैसे कि एक मोटी लकीर को आप उसको स्केल देखिए तो खींच लिए हॉरिजॉन्टल वाई एक्स, इसका नाम एक्स एक्स खींच लिए। उसके बाद मोटी लकीर को 1, फिर दूसरी मोटी लकीर को 2, फिर मोटी लकीर को 3, इस तरह से लिख दीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़िएगा, फिर 1 2 3 करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद इसको आगे देखेंगे। हालांकि मैं इसको ग्राफ में आपको मैं दिखा भी सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे क्या हो जाएगा, इस मान को रखेंगे। चलिए मान लेता हूँ एक्स का मान 0, वाई का मान 7। देखिए यहाँ पर मान सरणी, एक्स का मान 0, वाई का मान 7, एक्स का मान 0, एक्स का मान 0, वाई का मान 7 यहाँ पर है, यहाँ पर इसको पॉइंट कर दिए। एक्स का मान 2, वाई का मान 3 यहाँ पर कर दिए। उसके बाद कौन हो गया, एक्स का मान 3, वाई का मान 1, एक्स का मान 3, वाई का मान 1 यहाँ पर कर दिए। अब क्या करेंगे, इस तीनों बिंदा को मिलाएंगे, इस तीनों बिंदा को मिलाएंगे, ठीक है। वैसे मेरे पास सिर्फ स्केल है नहीं, अब देख ही रहे, और ये मैं मानता हूँ कि बिल्कुल मेरा ये सही ग्राफ है, ठीक है। मैं मानता हूँ कि मेरा पॉइंट बिल्कुल सही है, ये 100 की गुजर गया है, ठीक है। ग्राफ में खींचेंगे, स्केल पकड़ेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि हम इस पॉइंटों को दर्शा लेंगे। इस पॉइंटों का नाम 07 है, इस पॉइंटों का नाम 23 है, इस पॉइंटों का नाम 31 है, ठीक है। अब इस दूसरे समीकरण के पास आते हैं। दूसरे समीकरण के पास जब आएंगे तो एक्स का मान -1, वाई का मान +4। देखिए तो बात हम बीच में चालू की थी लेकिन बोलना फिर से भूल गए, दूसरी ओर चली गई बात मेरी। तो यहाँ पर है
एक्स का मान -1 ये, वाई का मान +4 तो उधर जाएगा, तो ये पॉइंट यहाँ पर है मेरा। उसके बाद एक्स का मान 2, वाई का मान 3 यहीं पर है। उसके बाद एक्स का मान 5, वाई का मान 2, एक्स का मान 5, वाई का मान 2 जो लगभग यहाँ आया, ठीक है। और इसकी तीनों बिंदु को मिलाएंगे हम, ठीक है, तो लगभग ये मिल गया। इसका नाम -1 4, इसका नाम 2 3 है ही, इसका नाम 5 2 हो गया। इसका नाम अगर हम लिखना चाहेंगे तो इसका नाम है, इसका नाम क्या है, समीकरण 2 x + 3y = 11। इसका नाम अगर लिखना चाहेंगे हम तो लिख देंगे इस तरह से x + = 7, ठीक है। और ये जो पॉइंट हो गया, यही मेरा इस क्वेश्चन का हल हो गया। इसको हल करना मैं अभी नहीं बोले, बस ग्राफ खींचना आपको दिखाए, आपकी बातों को रिमाइंड कराए। माइडियर्स इसमें 5 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम में निश्चित तौर पर आता ही है। और ग्राफ को जाने बगैर भी आपको कुछ आगे समझ में नहीं आता है। तो ये क्या हो गया, मैं जो रफ बात लिखी थी इसको मैं मिटा देता हूँ, देखिए। उसके बाद ये क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाता है ख़त्म, ठीक है। और इसको मैं ग्राफ में भी मैं बता देते। पहला मान तो क्या हो जाएगा x, दूसरा मान तो होगा y। जैसे मान लें तो कि 2 3, यानी कि इस मानठो में x का मान 2 है, y का मान 3 है। और इसमें हम बोले थे बीच में 4 भागों में बांटते हैं, तो इस x एक्सिस को, इस अक्षय तल को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। तो 4 भागों में बांटा गया। ये ग्राफ की विधि से इसका हल कहलाएगा। ग्राफ की विधि से हल कहेंगे तो इसका मान होगा, अतः यहाँ पर लिख देंगे ग्राफ कॉपी में, अतः x = 2 तथा y = 3। ये मेरा आंसर हो गया, जो क्रम सत्य है। अब इसको मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ और इसको समझने के प्रयास करेंगे, और यही हो गया तब को सब कुछ हो गया, फिर आगे कोई दूसरी चीज़ की आपको जरूरत नहीं है। ये मैं अपने मौखिक सवाल लिए थे, 2x + y = 7, x + 3y = 11। ये अपने मौखिक क्वेश्चन था, मैंने इसको लिया। इसको ग्राफ खींचने के लिए मैंने बातें बता रहे थे। समीकरण 1 से लिए 2x + y = 7। इस समीकरण 1 से जब कह दिए तो समीकरण 1 उतार लिए, y को यहाँ पर रहने दिए, x को उधर लेके चले गए, पक्षांतर में चिन्ह परिवर्तन, बिल्कुल प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, इधर 2x प्लस था, इधर माइनस हो गया। यहाँ पर एक तो मान सरणी बना रही है, मान सरणी ऊपर x नीचे y, ऊपर वाली मान कितना है, इसमें x का मान, इस समीकरण इस बक्सा में x का मान कुछ भी मान चलेगा, 0 3 5 7 8 10 लाख 10 लाख 50 भिन्न कुछ सब कुछ चलेगा। तब बोल देता हूँ ऐसा मान जो सिर्फ कॉपी में कटे और ग्राफ में हटे, ठीक है, वही बात आएगी। इस बातों को आप लिख सकते हैं, x का सभी मान सकते हैं, x का सभी मान सकते हैं, इसमें x का मान रखेंगे, y का मान निकलेगा, ठीक है। इस तरह से x का मान 0 रखने पर, जहाँ पर x है इस समीकरण में x की जगह पर 0 है, लेकिन 2 गुना है तो 2 गुना एनीथिंग 0, 0 गुना एनीथिंग 0 ही हो गया, 7 - 0 = 7 ही हो गया, ठीक है। उसके बाद x का मान 2 रखे, तो यहाँ पर x का मान 2 रखने पर 2 गुना 2 4 हो गया, उसके साथ में 3 करके 3 बच गया, ठीक है। उसके बाद x = 3 रखे, y = 7, -2 × 3 = 7 - 6 = 1 हो गया, समीकरण 1 हो गया। फिर समीकरण दूसरी ओर के चले, समीकरण दूसरा के पास आए, समीकरण 2 को उतार लिए। समीकरण 2 से x + 3y = 11 है, 3y = 11 - x है, ये तो मेरा बक्सा बन गया। इसमें y को नीचे उतार लिए। यहाँ पर क्या हो गया, इस बक्सा में, इस समीकरण में सिर्फ x का मान रखेंगे, हल करेंगे, उसका सोल्यूशन करेंगे, जो निकलेगा वही सिर्फ आपको क्या कहलाएगा, आपको y का मान कहलाएगा। तो मैंने वही किया, जब x का मान -1 रखे तो माइनस इंटू माइनस बराबर प्लस, 11 और 12 हो गया, 12 को 3 से भाग दिया, 4 निकल गया, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। x का मान 2 है तो x का मान 2 रख दिए, यहाँ पर 11 - 2 = 9 हो गया, 9 को 3 से भाग देते 3 निकल गया, ये मेरा आंसर हो गया, तीसरा मान आ गया। और जब x का मान 5 रखे तो 11 में 5 घटे, देखिए ऐसा मन क्यों रखता है, क्या यहाँ पर 4 नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन देखिए तो जरा क्या होगा, 4 रखने से क्या होगा, 4 घटा देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7, 7/3, इसको भाग में ले पाएंगे ना। ये ना बात बोले, वैसा मान रखे जो कॉपी में कटे और ग्राफ में हटे, इसको आप काटिएगा तो देखिए भाग देने में परेशानी होगी, आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए वैसा सीधा सीधा मान रखे जो आपको ग्राफ में भी स्पष्ट करने का मौका मिले, नहीं तो इसका खुदरा को भी आपको दिखाने में दिक्कतें होंगी, ठीक है। अब चलता हूँ, क्या हो गया, इस तरह से 11 में 5 घटा दिए, 6 निकल गया, 6 से 3 कर दिए, ठीक है। अब क्या हो गया, इसको इस मान सरणी को ले लिए, x का मान 0 था, x का मान 0, y अक्ष
y अक्ष के सभी बिंदुओं पर x का मान 0 और x अक्ष के सभी बिंदुओं पर y का मान 0 होता है। वास्तव में x का मान उसकी दूरी भी कहलाता है। तो x का मान 0 है तो यहीं पर होगी, y का मान 7 है, तो यानी कि x अक्ष से दूरी, तो x अक्ष से कितना इकाई 7 दूरी, तो 7 तक चली गई। यहाँ पर x का मान 2 है, y का मान 3 है, x का मान 2 यहाँ पर इसको मोटी लकीर को बढ़ाइए अपनी ग्राफ में और यहाँ पर 3 को 2 तक लेके जाइए, यहाँ तक आ गया, जहाँ पर मिल गया वहीं मेरा पॉइंट हो गया। फिर इसी प्रकार x का मान 3 लिए तो y का मान यहाँ पर 1 है, तो x को 3 और 1 को मिला, जहाँ पर है वही हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, उसी प्रकार आपको हम इसको भी आगे बढ़ा दिए, फिर इसको ले लिए 1 4 x प्लस 3y बराबर 11, उसको भी लिख दिए जो समीकरण में यहाँ पर है। x का मान 1, देखिए x का मान -1 4 यहाँ पर है, x का मान 2 3 वही है, 5 2 यहाँ पर है, जो बिंदा है। ठीक है, ये जो बिंदा है, इस पर इसका हो गया। एक बार आप जहाँ पर तीनों रेखा को मिला दें, जो कार्य मेरा आंसर हो गया। बाय गेस मैं समझता हूँ कि आपको बिल्कुल बड़ी भली समझ में आ गई होंगी। ठीक है, मैं होगा तो मैं इसको ग्राफ में भी मैं दूसरी जगह पर जाके मैं वीडियो एड करके आपको मैं दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसका मैं ग्राफ में भी खींच कर दिखा देता हूँ। उसके बाद क्या हो गया, अब आप चलेंगे एक्सरसाइज किसके पास, 2.3.1 के पास। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर वीडियो होल्ड करके इसको लिख लीजिए, समझ जाइए। उसके बाद क्या करेंगे, अब अपनी एनसीईआरटी बुक के पास आइए, एनसीईआरटी बुक के पास आइए, आगे देखिए एनसीईआरटी बुक में कुछ सवाल दिया हुआ है, उसको ग्राफिक विधि से हल करना है, उसको सॉल्यूशन नहीं करना है। ठीक है, उसको ग्राफिक विधि से हल करना है, आप उसको करेंगे। ठीक है, मैं दूसरा पेज के रूप में आपको मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। धन्यवाद। देखिए क्वेश्चन कब मैं ग्राफ में मैं कॉपी में बना लिया हूँ, आप इसको कॉपी को देख लीजिए और इसी तर्ज पर बिल्कुल खींच कर आप बनाइएगा तो आपको बनेगा। ये तो आपको पहले इक्वेशन का फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, सॉरी ये फर्स्ट का है, ये सेकंड का है, जो मैं नीचे फिर से भी मैं इसको ग्राफ खिंचा दिया हूँ। ठीक है, नीचे देख लीजिए, फिर से मैं मान सरणी भी लिख दिया हूँ। इसी ढंग से आप लिखिएगा मान सरणी को भी, इस तरह से मान सरणी को लिखेंगे, इस तरह से समीकरण जो बोर्ड में आप देख चुके हैं वही चीज़ है। ठीक है, ये समीकरण दूसरे का है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सब क्या है, दूसरे का है, ये दूसरे का है। ठीक है, ये पहले का है ना। अब इसको देखते हैं कि इसको बड़ी आसानी से आप भी देख लीजिएगा। देखिए, है ना, देखने मिलता है ना, देखने मिलता है ना, बिल्कुल अच्छा से इसको समझ जाइए। इसी ढंग से आप खींचिएगा, इसी ढंग से आप खींचिएगा, इठो आपको होगा इसका मान, इठो होगा उसका मान। ठीक है, इस तरह से मिलते कटन बिंदु देख लीजिएगा। यहाँ पर इस मोटी लकीर को 1 मानिएगा, मोटी लकीर है ना, मोटी लकीर 1 है, मोटी लकीर 1 है, मोटी लकीर 1 है, और इसके भी मोटी लकीर को बिल्कुल सीधा सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार ये हो गया ख़त्म। यहाँ पर x का मान इठो आ गया, तो x का मान y का मान आ गया। और क्या करेंगे, ये आपको देखिए लास्ट में नीचे में 2 होमवर्क दे दिए हैं, आप इस होमवर्क को भी बनाने की कोशिश कीजिएगा और फिर कैसे लगे फिर हमें ज़रूर बोलेंगे डियर्स। कमेंट्स करना ना भूलें, और आगे वीडियो पर बने रहें। बस इतना ही रखता हूँ, फिर अगले वीडियो में लेकर आता हूँ। आप एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी बुक 10 क्लास ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, जय हिंद।